Focus, ideate, innovate, enable. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में, जहां पर ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं और चर्चा हो रही है रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटर पर, जो कि 1 मई से हकीकत बनने वाला। और उससे ठीक पहले हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। आज तक रियल एस्टेट का जो चेहरा था हिंदुस्तान के अंदर, उसे बदल देगा और ग्राहकों के हाथ में एक नई ताकत होगा। तो हमारे साथ जो पैनल पिछले हफ्ते मौजूद था, वो सभी मेहमान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मेरे साथ आइए मैं आपका तारुफ कराऊं कि कौन कौन है हमारे साथ। हमारे पैनल पर एक बार फिर मौजूद है गीतांबर आनंद, चेयरमैन क्रेडाई नेशनल, जक्षय शाह, प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल, नवीन रहेजा साहब, सीएमडी रहेजा डेवलपर्स, जेसी शर्मा, वीसी एंड एमडी शोभा लिमिटेड, देवांग वर्मा, फाउंडर डायरेक्टर ओंकार डेवलपर्स, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोरा साहब। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई स्टेट्स में हमने देखा कि जो ट्रांसपेरेंसी वाले क्लॉजेस थे जो नेशनल रेरा बिल के अंदर है, उनको थोड़ा डाइल्यूट किया गया। हालांकि उस पर थोड़ा हो हल्ला मचने के बाद उन पर पुनर्विचार हो रहा है, कई सरकारें शायद उसे बदलने भी जा रही। पर आप भी क्या ये मानते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्लॉज थे, जिसमें आपको अपना साइट प्लान से लेकर तमाम चीजें साइट पे डालना पड़ती रेगुलेटर की, जो घर खरीदार देख पाता, उसकी जगह सिर्फ उसे इतना कर दिया जाए कि सिर्फ रेगुलेटर के पास वो जानकारी होगी, लेकिन आम व्यक्ति या घर खरीदार उसे नहीं देख पाएगा। ट्रांसपेरेंसी के इस क्लॉज के साथ छेड़छाड़ को आप कितना वाजिब मानते हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, हमारे सेक्टर के अंदर में हमें जरूरत से ज्यादा जो है झेलना पड़ता है कि एज इफ वी आर दी लिस्ट ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री। दैट इज नॉट ट्रू। हमारी सारी की सारी जो प्लान्स हैं वो जो है एक अप्रूव्ड सैंक्शन प्लान मल्टीपल अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव की हुई, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो फायर फोर्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंट वाले हो, चाहे बाद बाकी कोई भी BWSS जो ये वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, सबसे समझ के पूछ के उनके नियमों के तहत की जाती है। सारी की सारी चीजें हम डिस्क्लोज करते हैं हमारे सेल एग्रीमेंट के अंदर में। हम प्लान की कॉपी अटैच करते हैं, हम अपार्टमेंट की जो डिजाइन है वो अटैच करते हैं। ये एक मिसनोमर है कि डेवलपर ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम कई इश्यूज को मिक्सअप न करें। मुश्किल जो हुई, जो सब हमारे भाइयों ने बताया करके है कि डिलेज हुई, और डिलेज की वजह से रेरा का आगमन हुआ। और जो आगमन हुआ, सबने एक मत से कहा कि जो नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनके लिए हम तैयार हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे कहा, कहीं न कहीं एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए। कॉस्टिंग की जहां तक की बात आती है, चूंकि रेरा कंप्लायंस की वजह से जो है प्रोजेक्ट के अंदर में एक डिलीवरी क्लाज बढ़ेगा, एक कॉस्ट बढ़ेगी पेनाल्टीज के हिसाब से, 5 साल की वारंटी बढ़ेगी, उससे डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगा। वो पास ऑन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक मार्केट डायनामिक्स बताएगा। बट नेट जो हम कहना चाहते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर में ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल जो होती है कि गवर्नमेंट प्लान अप्रूव करने के बाद वो कंप्लाई नहीं करती है कि जो एरेंट डेवलपर्स है, जो गलतियां कर रहे हैं, उनको पनिश करें। और उस वजह से, जैसे गीतांबर भाई ने शुरू में कहा, जो कंप्लायंट लोग हैं वो भी उनके साथ में फंस जाते हैं और उनको भी तकलीफें झेलनी पड़ती है। राइट पंकज जी, ये जब से रेरा की बात हो रही है, डेवलपर साइड से हमेशा ये बात आती है कि आपने डेवलपर के ऊपर तो बहुत सारे अंकुश लगा दिए, लेकिन जहां से आपके सारे सैंक्शंस आने हैं, जो अथॉरिटी आपको आगे चीजें बढ़ा के देती है, हम सब जानते हैं भ्रष्टाचार की कोई कमी है नहीं देश में, तो वहां पर कहीं किसी तरह का कोई चेक नहीं है। जाना तो इन्हें कागज लेके वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें हो रही हैं, लेकिन वो कितनी धरातल पे उतरी हैं ये अभी हम नहीं कह सकते। तब ऐसे में क्या ये बैलेंस बैठता हुआ नजर आ रहा है या एक तरफ झुक रहा है? देखिए, मैं इसको हमेशा से कहता हूँ, ये हाफ ब्रिज ऑफ होप है। जब तक आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी को इसके प्रीव्यू में नहीं लेके आएंगे, तब तक आप जो है इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। अगर आप देखिए, रेरा जब एक्ट आया तो उस वक्त से हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप बिल्डर को अगर आप इसके प्रीव्यू में लाते हैं तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनको भी लेके आइए, वो नहीं हुआ। हालांकि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट
उधर भी अग्रसर है। अगर आप देखिए तो ट्रांसपेरेंसी जब आती है किसी भी एक सिस्टम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो करप्शन है वो धीमे धीमे कम होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक उस तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। ऑटो डीसीआर और जो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस है और जो इस तरफ जो उनका रुझान रहा है, उस तरीके से वो कोशिश जरूर ये कर रहे हैं कि वो करप्शन कम हो। और जब ये करप्शन कम होगा तभी ये डिले कम होंगे, जो आप अप्रूवल जब नहीं मिलते थे। और अगर आप पिछले गवर्नमेंट की बात कर लीजिए यूपीए सरकार में, तो कई बार ऐसे होता था कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए कुछ ब्रोकर्स आते थे, कहते थे कि ये अप्लाई किया हुआ है और जब तक आप पैसा नहीं भरेंगे तब तक आपको ये अप्रूवल नहीं होगा। और यही इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस और यही बहुत सारे प्रॉब्लम थी। लेकिन जिस तरीके का आज के दिन पॉइंट ऑफ व्यू है जो गवर्नमेंट लेके आई है कि आप वहां पे अप्लाई कीजिए थ्रू ऑनलाइन, आपको इंटायर डिटेल जो है ना वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। आपके पास प्लान जो आपके पास लॉज हैं वो उसके साथ अगर मैप होते रहेंगे तो आपको अपने आप ही सैंक्शन हो जाएगा। जब इस तरीके की हम ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, जब हम डिजिटली कनेक्ट करते हैं, तो ये करप्शन कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं ये बात जरूर एग्री करता हूं कि यहाँ पे कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भी इसके प्रीव्यू में लेके आना चाहिए था, उनके ऊपर भी प्यूनिटिव एक्शंस लेना चाहिए था। अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्ट हैं और जिसकी वजह से अगर ओवरऑल सिस्टम ये जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसको भी लाना पड़ेगा। दूसरी एक बात है जो पीताम्बर साहब वाज मेंशनिंग दैट कि कंप्लायंस की वजह से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी। एक्चुअली कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अगर आप नॉन कंप्लायंट होते हैं और आपके फिर अप्रूवल नहीं आते हैं, फिर प्रोजेक्ट डिले होता है और डिले होने की वजह से कॉस्ट बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आप उसका खामियाजा तो भर ही रहे हैं। अगर आप इनिशियली प्रिपेयर्ड हैं और आप लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल द कंप्लायंसेस, सो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे आपको कंज्यूमर को बार बार फेस नहीं करना पड़ेगा। आप उससे बोलेंगे कि आज 3 साल में मैं आपको प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं दे सकता, मैं 5 साल में दूंगा या मैं 7 साल में दूंगा। तो जब आप बेच रहे हैं उसी वक्त आप उसको ये बोलेंगे, डिसेप्शंस खत्म हो जाएंगे। तो गीतांबर साहब कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर। गीतांबर जी। मैं विपिन ये कहना चाहूंगा कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री को आज भी बहुत सीरियसली ब्लैकमेल भी किया जाता है, कंज्यूमर से नहीं लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट से, इन्वेस्टर्स से। लोग छोटी छोटी नुक्ताचीनियां निकाल कर हमारे पास आते हैं। और ये आई थिंक जितने भी डेवलपर्स इस पैनल पे इस बात से अग्री करेंगे कि जिन लोगों को घर नहीं चाहिए उनको एक ब्लैकमेल का मुद्दा मिलना चाहिए। और आज भी वो कभी आरटीआई में कुछ निकाल के ले आएंगे, कभी कुछ निकाल के ले आएंगे, जबरदस्ती कोई गलती कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं। रेरा के आने से बाद हमें ये डर है कि ये एक्टिविटी और ना बढ़ जाए। जब ये एक्टिविटी और बढ़ जाएगी तो आप मानिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट इस एक्टिविटी की वजह से रुक जाए, कोई आदमी आपको धमकी दे आके कि तुम ये करो नहीं तो मैं कोर्ट जाता हूं, कोर्ट में हम सही हैं ये साबित करने में वक्त लगेगा, लेकिन उतनी देर हमारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम सबको, हमारे कंज्यूमर को इस बात के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये रेरा इस चीज के लिए मिसयूज ना हो, जो कि ऑलरेडी इसके बगैर हो रहा है। इसके आने के बाद और ब्लैकमेल ना शुरू हो जाए। जी चलिए, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर दिव्यांग आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2-3 बातें एक साथ आ गई। हम बात कर रहे थे अथॉरिटीज को कितना लायबल बनाया जाए और फिर उसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। हमने देखा कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ चीजें हुई, इस तरह के कुछ कदम उठाए गए हैं जहां एक डेडलाइन सेट कर दी गई है कि आपको इतने समय में इतनी परमिशंस मिल जानी चाहिए। क्या वाकई में वो चीजें अब हो रही हैं या अभी भी वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एक लिखे हुए लॉज हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से दूर हैं? नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन ग्राउंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें 100% सक्सेस मिली नहीं है। तो मतलब उनका ये तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप तो उठाया है और इंटरेस्ट भी है कि भाई डेवलपर को ये बेनिफिट मिले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके सिस्टम से कोई परेशानी ना होवे और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और डेवलपर वहां से वो प्रोजेक्ट से एग्जिट ले ले, जिससे बेनिफिट कस्टमर एंड डेवलपर को दोनों होगा। सेकेंड थिंग ये है कि आप एक देखिए कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी मोफा एक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये डेवलपर आज रेरा को
रेरा नाम आ गया है, लेकिन 80 to 90% तो ये पहले से फॉलो करते आए हुए हैं। खाली इसमें जैसे मेरे डेवलपर फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को या सिस्टम में अकाउंटेबल होना चाहिए। देखो, डेवलपर कोई भी अपने फंड लगा के, पैसे लगा के कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि आगे जाके वो साल या 2 साल में प्रोजेक्ट स्टक हो जावे। तो ऐसा कोई डेवलपर नहीं चाहेगा, कोई अपना पैसे स्टक करना नहीं चाहेगा। लेकिन कोई रीजन से, जैसे ब्लैकमेलर्स होते हैं या न्यूसेंस वेस्टेड इंटरेस्ट वाले पर्सन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आरटीआई में जाके इन्फॉर्मेशन लाते हैं और कोर्ट में इजीली जाके वो अप्रोच हो जाते हैं और डेवलपर को ब्लेम कर देते हैं और कोर्ट इमीडिएटली उनको इंटरिम स्टे दे देती है। लेकिन जब तक डेवलपर उसको क्लेरिफाई करते हैं वो 6 से 8 महीने या साल भर तक निकल जाता है, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं मेरे कंज्यूमर फ्रेंड्स को ये भी समझना होगा कि ये वाकई में डेवलपर फ्लाई बाय नाइट वाला डेवलपर है या एक सीरियस डेवलपर है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएट कस्टमर को भी थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी, सिस्टम को भी रेरा में कहीं ना कहीं लाना चाहिए जिससे ये ट्रांसपेरेंसी और स्मूथ हो। तो आई थिंक ये सब पॉइंट होना चाहिए। राइट। मुझे जेसी शर्मा साहब ये बताइए, जो एक बात हो रही है कि अब फ्लाई बाय नाइट डेवलपर्स, जैसा देवांग भी कह रहे हैं, निकल जाएंगे ये सिस्टम में से, क्योंकि शायद 1 लाख से ऊपर पहुंच गया ये आंकड़ा इस देश के अंदर जो रजिस्टर्ड डेवलपर हैं, जितनी मेरी जानकारी, शायद आप बेहतर बता पाएं इस पर, लेकिन 1 लाख से, तो 1 लाख डेवलपर्स जहां पर हैं उसमें से शायद हम गिनने जाएं तो 100 डेवलपर्स के भी नाम नहीं निकलेंगे या 1000 डेवलपर्स के भी नाम नहीं निकलेंगे, जहां के बाद लिस्ट शायद हमारी पहचान में आना बंद हो जाएगी। तो ऐसे में जो एक छटनी होगी अब रेरा आने के बाद, क्या वो उस पूरे सिस्टम को क्लीन कर देगी या फिर भी विसंगतियां रह जाएंगी? कुछ विसंगतियां रह जाएगी। उसके लिए जैसा आपने कहा, डेफिनेटली 1 लाख के आसपास डेवलपर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अधिकांशतः जो है वो छोटे घर बनाते हैं। वो 500 स्क्वायर मीटर वाले घर बनाएंगे या उसके अंदर में कुछ न कुछ नया इनोवेटिव काम करेंगे। तो उनको किसी भी तरीके से सिस्टम में कैसे जो है हम लाके एक कंप्लायंट बना सके, ये सरकार की तरफ से प्रयास जारी रहना चाहिए। बट ये आपका प्रश्न बहुत उचित है, क्योंकि बिना रेरा के अगर जो आज की तारीख के अंदर में सेक्टर के अंदर में फाइनेंशियल मिसमैच, कैश फ्लो मिसमैच, प्रॉफिटेबिलिटी की चैलेंजेस, डिमांड वेलोसिटी की चैलेंजेस, जो सेक्टर पिछले 3-3.5 साल से गुजर रहा था, और अब जब इसमें ये एक होप नजर आई कि कहीं न कहीं डिमांड रिवाइव हो रही है, वहां पर रेरा आने से एक ये निश्चित रूप से एक चिंता का कारण बन सकता है कि इस वजह से और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से अधिकांशतः प्रोजेक्ट अगर वो अटक जाते हैं और अगर उसमें 6-8 महीने की और डिले हो जाती है, तो शायद ये इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं होएगा। इस बात की चिंता हमें बनी हुई है। राइट। जक्षय, मुझे ये बताएं कि चलिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी सुई कई बार अटक जाती है इस पे, कि जो पुराने पास प्रोजेक्ट को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, लेकिन यहां से 1 मई के बाद से जो भी कुछ नया होगा, जो भी कुछ नया लॉन्च होगा, आपको लगता है कि वो साइकिल जो एक बार शुरू होगी तो वो इंडस्ट्री को पूरी तरह से क्लीन करेगी, वो डेवलपर कंज्यूमर के बीच में जो विश्वास का धागा है उसको मजबूत करेगी और ओवरऑल पूरे सिस्टम को एक बेहतर सिस्टम के तौर पर सामने लेकर आएगी, जहां पर सारी चीजें सही होंगी और जिस चीजों के कारण रियल एस्टेट इंडस्ट्री अक्सर बदनाम होती है वो सारे कारण खत्म हो जाएंगे? बिपिन जी, आपने बहुत सही आपने बोला, ये एकदम सही बात है। ये 2017 एक गेम चेंजर ईयर है। अभी 1 मई के बाद जो प्रोजेक्ट, और हम अगर पुरानी बात छोड़ दें ऑनगोइंग वाली 1 सेकेंड के लिए, तो आने वाला दौर नया दौर है। डेवलपर्स, गवर्नमेंट और कंज्यूमर और ब्रोकर्स, आई थिंक जितने भी आर्म्स हैं, अगर वो एक सही कदम और बढ़ते कदम अगर आगे चलते हैं, तो मेरे हिसाब से आने वाले और दूसरा सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट एजेंसीज, क्योंकि क्या है कि पीएम सेंटर में यूडी मिनिस्टर का इंटेंशन बहुत साफ है, क्लियर है। कहीं कहीं जाने अनजाने में अगर हम नीचे स्टेट और यूएलबी के तरफ आते हैं, जिसको ये इंप्लीमेंट करना है, आई थिंक इतना इंटेंशन होने के बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है सही दिशा पर। अगर ये हो गया, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि अभी जो मैकेनिज्म जो हो गया है, बिपिन जी आपको बताऊं कि एवरीथिंग अगर आप प्लान पास अगर आप इन्वर्ट करते हैं तो आपकी तारीख आ जाएगी। आपको सब डिजिटाइजेशन हो गया है यूएलबी में भी,
लेकिन क्या है कि अगर वो इनवर्ड ही नहीं होगा, अभी क्या अफसर भी घबराने लगे हैं कि अगर हमने इनका प्लान सैंक्शन के लिए हमने अप्रूवल ले ली, एप्लीकेशन ले ली, तो हमारा भी मीटर शुरू हो जाएगा, हमारा भी एक घड़ी शुरू हो जाएगी। तो ये है कि एक बोनाफाइड और मिलाफाइड का ये एक स्टेट ऑफ फ्रेम से अगर बाहर निकल जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर, यूएलबी तक, ऊपर से लेके नीचे तक, और बैंकर्स और कस्टमर्स और डेवलपर सही दिशा में टिकट प्राइस में जा रहे हैं, तो आने वाला सुवर्ण काल एफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग इंडस्ट्री में आने वाला है, जो हम देख रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है यूपी इलेक्शन के बाद, मॉनसून भी अच्छा है। मेरे हिसाब से आने वाले 10-15 साल हाउसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट को जीडीपी में डबल डिजिट तक ले जाने वाली एक ही इंडस्ट्री हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, ये उम्मीदें तो रहेंगी रियल एस्टेट से। नवीन रहेजा साहब, जो प्रश्न था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि चाहे हम एनसीआर की बात कर लें, अभी यमुना एक्सप्रेसवे का केस ले लें, या आए दिन जो चीजें आती रहती हैं, कभी ये स्क्रैप हो गया, कभी वहां प्लान नहीं पहुंचा, ये सारी चीजों से हमें निजात मिल जाएगी इसके बाद। और बिल्डर्स जो हैं वो बायर्स को ऑन टाइम डिलीवरी देंगे, जो वादा किया है वही देंगे, जिस तरह का प्लान दिखाया गया वही देंगे, यानी वो तमाम सारी चीजें, 5 साल की सर्विस और ये जितने भी क्लॉजेज हैं वो सब उनको मिलेगा, फिर कोई इसमें इफ एंड बट नहीं रह जाएगा। देखिए, जहां तक हमारा अपना कंपनी का सवाल है, हमने जो अब तक डिलीवरीज देनी थी हमने सब डिलीवरीज दे दी है। इसलिए रेरा के लिए हमें ये सोचना कि भाई हमारे पे कोई इम्पैक्ट अब तक के प्रोजेक्टों में आता है, नहीं आता है, लेकिन डेफिनेटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जिनकी डिलीवरी 2018, 2019, 2020 में ड्यू है। अगर इस स्टेज के ऊपर आप रेरा लेके आते हैं और कहते हैं डेवलपर को कि ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आती, सड़कें नहीं आती, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, सरकार कुछ नहीं देती, अरे भाई कैसे बनाएंगे बिना पानी के एक प्रोजेक्ट को। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपकी जितनी क्लियरेंसेज हैं उसकी जिम्मेवारी आप लेके लेंगे। अब इतनी सारी क्लियरेंसेज और इतनी सारी कॉम्प्लायंसेस ऊपर से आप एक रेरा और हमारे सिर पे डाल रहे हैं कि भाई ये रेरा को भी आप कंप्लाइंट कर दीजिए। अरे आप दूसरी तरफ पे ये भी तो देखें कि अगर कहीं पे भी काम, अगर आप चाहते हैं कि काम अच्छा हो, तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को एक सेंसिबली एनालाइज करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे कंडक्ट हो रहा है और कैसे कंडक्ट किया जा सकता है। अगर सिर्फ आप ये बोलेंगे कि हर एक गलती का जिम्मेवार तो डेवलपर ही होगा क्योंकि उसको पैसे दिए थे, लेकिन जब डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन करनी है और वहां पे अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे 10 साल से आप खोल नहीं पाए हैं, तो आप जब वहां पे गाड़ी नहीं चलेगी, पानी की पाइप उसके नीचे से नहीं आएगी, पानी उसको मिलेगा नहीं, एक बार जमीन के नीचे से आप ले नहीं सकते। और आप कहते हैं जी आप डिलीवरी नहीं करेंगे, तो अगर आप डिलीवरी नहीं करेंगे तो जिम्मेवार आप, फिर से बॉल सरकार के बारे में जाएंगे। पैसे बिल्डिंग में जो लग गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, वो कहां से लाएंगे? जी, गीतांबर आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं चीजों में। अगर आप सिर्फ एक डेवलपर के ऊपर एक रेरा की तलवार डाल देंगे और लोगों को बोलेंगे डिलीवरीज करिए, रेट्रोस्पेक्टिव की भी जिम्मेदारी आपकी, आगे की जिम्मेदारी भी आपकी। जी गीतांबर साहब, तो ये बहुत, ये देखिए साथ में मिल बैठ के सेंसिबली बनाने वाला एक्ट है ताकि कंज्यूमर्स को डिलीवरीज। जी समझा सर, मैं आपकी बात। जेसी शर्मा जी आपके पास आता हूं। देखिए, चीजें बहुत सारी रहेंगी, दोनों तरफ से रहेंगी। शायद शिकायतें या जिसे हम कहें कि हमारी डिमांड हमेशा आती रहेगी, चाहे डेवलपर कम्युनिटी हो, चाहे होम बायर्स हो, कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ लगेगा और सरकार का अपना रोल अपनी जगह रहेगा। हम इतनी उम्मीद करें कि सरकार बिल्कुल हर तरीके से जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चले, तो शायद वो भी नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं परिस्थितियों के बीच आपको लगता है कि रेरा एक बड़ा गेम चेंजर होगा, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, और कंज्यूमर तो सर्वोपरि है। निश्चित रूप से रेरा जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, और इसके आने के बाद में इंडस्ट्री जिस तरीके से काम कर रही थी वैसे काम करना शुरू कर देगी, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा और ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि नए दौर की शुरुआत है, हाउसिंग फॉर ऑल जो है एक सपना हकीकत में बनने वाला है, और हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि डेवलपर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से अब कोई चूक नहीं रखेंगे, जितना हमारे से बन सकता है हम बनेंगे। आप जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारी यही इच्छा रहती है कि कंज्यूमर्स को
और गवर्नमेंट को अगर हम एक मैसेजिंग दे सके कि वो इसके अंदर में अगर साथ साथ में हमारे साथ चले, कंज्यूमर की प्रॉब्लम समझे, हमारी प्रॉब्लम समझे, और इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाने में अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से रेरा आने के बाद में सुनहरे दिन जो है कंज्यूमर्स के लिए भी आएंगे और डेवलपर्स के लिए भी आएंगे। एक न्यूट्रल कमेंट पंकज आपकी तरफ से, सभी की बात सुन ली, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, खासतौर पर डेवलपर कम्युनिटी के। रेरा के बाद दोनों तरफ चीजें बैलेंस में जाएंगी, और जो बहुत लंबी शिकायत रही कंज्यूमर की, जो हम आए दिन आते हुए सुनते हैं, कुछ नहीं तो 50% तो कमी आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। एक तरीके से डिसिप्लिन आएगा मार्केट के अंदर, और जब भी कोई डिसिप्लिन आता है तो चीजें ठीक तरीके से चलती है। और मैं तो देख रहा हूं कि इकोनॉमिक जो है वो हार्मोनी आती हुई महसूस हो रही है। शायद सब लोग बड़े खुश होंगे कि ये जो क्वार्टर का रिजल्ट है ये एक्सपेक्टेड है, शायद पिछले 3 साल का वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जो हमारा डेटा बता रहा है। सेल्स सब जगह पे बढ़ गई है, PMOI और बाकी जो इंसेंटिव्स आए उसका जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो इम्पैक्ट हुआ उससे ओवरऑल मार्केट में इंप्रूवमेंट होती जा रही है। रेरा और बाकी चीजों के आने की वजह से जो है कंज्यूमर ज्यादा रीअश्योर हो रहा है, जो पिछली निगेटिविज्म थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो जैसे जक्षी साहब बोल रहे थे, एक नया दौर है, और जरूर ही एक नया दौर है, और ये हाउसिंग रिवॉल्यूशन है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे तो चीजें बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी बहुत जो है इशू जरूर होंगे कि पास्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसका कुछ ना कुछ मिडवे रास्ता निकालना पड़ेगा। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स में रियल एस्टेट मार्केट एक अच्छे अग्रसर पथ पे। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ 1 तारीख बस बहुत करीब है, और इसीलिए आज ये बात करना बेहद जरूरी थी, और इसीलिए सभी डेवलपर्स और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स आज हम लेकर आए आपके लिए कि क्या होने जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी जिस पर ध्यान देना होगा, क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्या बदलेगा, और किस तरीके से इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और साथ में कंज्यूमर के लिए किस तरीके से एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि ये बिल उसको एम्पावर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख से जो जिन राज्यों में ये लागू हो जाएगा और जहां लागू होना बाकी रहेगा आने वाले वक्त में देखेंगे वहां भी आएगा, ये पूरी तरीके से गेम चेंजर जैसा सब लोग कह रहे हैं साबित होगा, और यहां से एक बड़ा टर्न अराउंड देखेगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और इसमें शायद सबसे ज्यादा हिट होगा तो वो है कंज्यूमर्स का, उससे वक्त पे घर मिलेगा, ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी, सही कीमत मिलेगी, कारपेट एरिया पर चीजें आएंगी, और ट्रांसपेरेंसी जिसकी वो लंबे समय से मांग करता था और इंडस्ट्री को भी जरूरत थी, वो भी देखने को मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि 1 तारीख से चीजें बदलेंगी, और एक बार फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे जब ये चीजें लागू हो जाएंगी। फिलहाल आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.